देखिए, उत्तर पश्चिम भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, में गंधार का क्षेत्र अवस्थित, पाकिस्तान अफगानिस्तान में गंधार का क्षेत्र अवस्थित, कौमा, यह विभिन्न संस्कृतियों का मिलन स्थल, यह विभिन्न संस्कृतियों का मिलन स्थल, विभिन्न संस्कृतियों का मिलन स्थल, कौमा, शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र, तक्षशिला भी इसी क्षेत्र में स्थित, कौमा, रेशम मार्ग पर स्थित, सिल्क रूट पर स्थित, रेशम मार्ग पर स्थित, कौमा, कुषाण शासकों के संरक्षण में महायान बौद्ध धर्म का केंद्र बना, महायान बौद्ध धर्म का केंद्र बना। लिखें, इससे पूर्व, कॉमा देकर लिखिएगा, इससे पूर्व इस क्षेत्र में यूनानी कला का भी प्रचलन, तथा मध्य एवं पश्चिम एशिया में, मध्य एवं पश्चिम एशिया यानी ईरान की बात कर रहे हैं हम, में मानव मूर्ति निर्माण की परंपरा भी प्रचलित। यहाँ एक मूर्ति निर्माण की परंपरा प्रचलित थी, यूनानी कला भी थी, व्यापारिक मार्ग पर स्थित था, शिक्षा के कारण अलग अलग संस्कृति के लोग भी आते थे। ठीक है, तो एक उस तरह से देखा जाए तो काफी समृद्ध। आज जो इस क्षेत्र की हालत है और तब जो अभी हम बात कर रहे हैं, दोनों में मतलब एक बड़ा आसमान जमीन का अंतर है। कहते हैं ना, समय बलवान होता है। आप सोचो कि मतलब दुनिया के जाने माने शिक्षा केंद्र के रूप में पहचान थी इस क्षेत्र की, और आज आतंकवाद के ब्रीडिंग स्टेशन के रूप में जाना जाता है इसे। हिंसा, अस्थिरता, पिछड़ापन, सारी ये क्षेत्र खास करके, जैसे पाकिस्तान में भी पंजाब का इलाका बहुत डेवलप है तुलनात्मक रूप से। ये उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत वाला जो इलाका है, ठीक है, सिंध भी ठीक ठीक रहा है, थोड़ा शांति प्रिय भी रहा है सिंध, है ना। पाकिस्तान के अंदर भी पंजाब का इलाका ठीक है, इस इलाके की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है ना। तो एक ये बैकग्राउंड है, इसी बैकग्राउंड में गंधार कला उभर कर सामने आ रही है। जो यूनानी कला है, यूनानी कला में भी मूर्तियों का निर्माण, ठीक है, देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती थी, अलंकरण होता था, ये सब चीजें हैं यूनानी आर्ट में भी, है ना। तो वो सब चीजें प्रचलित रही हैं, उसी पृष्ठभूमि में गंधार कला उभर कर सामने आता है। आगे लिखे संरक्षक, लिखे कुषाण शासक, कुषाण शासक, प्रमुख केंद्र लिख लें आप,
प्रमुख केंद्र कपीसा, कपीसा कौमा बामियान, बामियान अफगानिस्तान में पड़ता है ये, बेग्राम, बेग्राम, ये सब जहां भी नाटो का एयरबेस था, बेग्राम आपने सुना होगा। नाटो ने अपना बेग्राम में ही एयरबेस अपना बना रखा था, एक मजबूत सा, अक्सर न्यूज में आता था। आपने कभी पढ़ा हो या कभी पढ़ोगे आप, बामियान में बुद्ध की सबसे एक विशालकाय मूर्ति रही है, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति, जिसको तालिबानियों ने अपने पहले शासनकाल में तोड़ दिया था। दोबारा उसको उसी तरह की मूर्ति वहां बनाई गई है, ठीक है। अब देखते हैं तालिबानी कब तोड़ते हैं उसे, ठीक है, फिर न्यूज बनेगा, है ना। तो बामियान, बेग्राम, हम अफगानिस्तान की बात करने का चला है ना। कपिसा, देखो आप, पेशावर, पेशावर इत्यादि प्रमुख केंद्र। पेशावर को उस समय पुरुषपुर भी कहते थे, जो पुराना नाम है ना, जैसे धान्य काटक, साकेत, विजयपुरी, पुरुषपुर, पुरुषपुर के नाम से उसको किताबों में, जैसे हमने बताया था भड़ौच, उसको भारूकच कहते थे, संस्कृत साहित्य में भारूकच कहा गया उसे, ठीक है। आगे लिखें आप जरा, निर्माण सामग्री, भूरे रंग, ग्रे कलर, भूरे रंग या काले रंग के पत्थर, भूरे रंग या काले रंग के पत्थर, ठीक है। जिसका मूर्तियों के निर्माण में बहुत ज्यादा यूज हुआ है। विषय लिख लें आप, मुख्यतः बुद्ध एवं बोधिसत्व, मुख्यतः बुद्ध एवं बोधिसत्व से संबंधित मूर्तियां, साथ ही कुछ हिंदू एवं यूनानी देवी देवताओं की भी मूर्तियां, वैसे इसकी शुरुआत कनिष्क के समय ही हुई थी, ये बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण, क्योंकि महायान बौद्ध धर्म को संरक्षण उसी ने दिया था। उस क्षेत्र में मूर्ति निर्माण की परंपरा रही है देवताओं, क्योंकि हेलेनिस्टिक कला वहां पहले से था। अपने मथुरा वाले क्षेत्र में भी यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां, ठीक है ना, तीर्थंकरों की मूर्तियां, यानी मूर्ति निर्माण की परंपरा मौर्यों के समय भी रही है, ठीक है। तो यहां पे भी हमें एक समृद्ध मूर्ति परंपरा, तो ये हो गया आपका विषय। अब लिखें विशेषताएं। देखो, बुद्ध की मूर्तियां मुख्यतः बैठी एवं खड़ी अवस्था में, जैसे स्टैंडिंग जो मूर्ति होती है उसको अस्थानक कहते हैं, और बैठी हुई मूर्ति को आसन भी कहते हैं, ठीक है। बुद्ध की मूर्तियां बैठी एवं खड़ी, अस्थानक एवं आसन अवस्था में। अगला पॉइंट लिखो आप, लिखो आप, खड़ी मूर्तियों में या स्थानक मूर्तियों में स्थानक मूर्तियों में संभंग,
समभंग, अभंग, त्रिभंग, इत्यादि अवस्थाओं में मूर्तियां, इत्यादि अवस्थाओं में मूर्तियां, तथा बैठी हुई मूर्तियों में पद्मासन, अर्ध पद्मासन, ललितासन, इत्यादि अवस्थाओं में मूर्तियां, अब जैसे समभंग है ना, मतलब एकदम से स्टैंडिंग उसमें, मतलब एकदम स्ट्रेट जो खड़ा है तो उसको समभंग भी कहते हैं, ठीक है। और ऐसे स्ट्रेट खड़ा है और एक घुटना मुड़ा हुआ है उसको अभंग कहते हैं। कृष्ण की मूर्ति यदि थोड़ा बहुत याद हो बांसुरी बजाते हुए, तो आप त्रिभंग मुद्रा में आपको दिखेगा, 3 अलग अलग हिस्सों में शरीर जो है उसमें बढ़ जाता है। जो बुद्ध की माँ है, जब वो अपने घर जा रही थी तो लुम्बिनी वन में ही प्रसव पीड़ा हुई थी उन्हें। एक साल का पेड़ था, साल को पेड़ को पकड़ करके ऐसे वो टिक गई थी, पूरा वजन उस टहनी पे। तो अक्सर मूर्तियों में देखोगे आप, एक महिला की मूर्ति ना वो इस तरह से टिके हुए उसमें दिखाया जाएगा, उसको शाल भंजिका कहा जाता है, उसका नाम ही दे दिया गया शाल भंजिका, वहीं से वो निकला है। थोड़ा बहुत आइडिया होगा, जब हम बैठते हैं पद्मासन में तो हम जो पालथी मार के बैठते हैं हम, तो दोनों जो तलवा होता है वो ऊपर आ जाता है थाई के ऊपर। अर्ध पद्मासन यानी एक हिस्सा आएगा, ललितासन यानी एक हिस्सा मुड़ा हुआ रहेगा और एक हिस्सा लटका हुआ रहता है जब हम बैठते हैं। तो हम ऐसे करके ना अलग अलग आसन की बात की जाती है। बहुत ऐसा नहीं कि बहुत एकदम आपको बताना ही है, लेकिन इकट्ठे मैंने इसलिए लिखवाया है कि कभी फैलने की जब बात आ जाती है ना, कि फैलाना है हमें, किसी भी काल में फैला के लिखना है हमें, तो ये इसको उठा करके किसी भी काल में पेस्ट कर दिया जाता है। सैकड़ों हजारों मूर्तियां मिलती हैं, इतना पता नहीं रहता है कि कौन सी ये मूर्ति है, ना ऐसा कोई अध्ययन होता है। बस मूर्तियां हैं तो भाई ये अलग अलग, कुछ लेटी हुई अवस्था में भी, जैसे मान लो हमने बताया था कुशीनगर की भी बात, वहां बुद्ध की जो मूर्ति वो लेटी हुई अवस्था में है। ऐसे लेटी हुई जागरूक अवस्था में उन्होंने शरीर का त्याग, प्राण का त्याग किया था। पूरा हाथ पैसे सर रखे हुए वो जो मूर्ति है, मतलब विशालकाय मूर्ति जो कुशीनगर में है। ऐसे और भी अभी रिसेंटली कहीं से एक मूर्ति मिला है, करंट वाली मैगजीन में देख रहा था अपने, ठीक है, या कहीं बनाई जा रही है वैसी मूर्ति, मतलब किसी देश में विशालकाय लेटी हुई मूर्ति। मतलब बजरंगबली की मूर्ति तो प्रयागराज में है, जो लोग प्रयागराज से संबंध रखते होंगे संगम से, है ना, मतलब वहां हनुमान जी की एक मूर्ति जो है लेटी अवस्था में, एक सिविल लाइंस में भी है वहां, है ना, बड़ी उनकी मान्यता है, मतलब वहां पे, है ना, श्रद्धा से बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। तो हम क्या बात कर रहे हैं इस समय, बैठी हुई अवस्था में, लेटी हुई अवस्था में, स्टैंडिंग पोजीशन में, अलग अलग, जैसे स्टैंडिंग पोजीशन में है आप तो उसको नाम दिया गया है, ठीक है। और एक खास बात क्या है, इन मूर्तियों में बुद्ध की हाथ की मुद्राएं, देखिए आप अगला पॉइंट, मूर्तियों में बुद्ध की हाथ की विभिन्न मुद्राओं का अंकन भी, जैसे भूमि स्पर्श, जैसे भूमि स्पर्श, कौमा अभय,
अभय, कौमा ध्यान, मुद्रा। जैसे हमने बताया था कि एक फिंगर जो भूमि की तरफ करते हुए ध्यान में बैठे हुए हैं, मतलब वो भूमि स्पर्श की, भूमि साक्षी है कि भाई हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ऐसे मुद्राएं। दायां हाथ जो होता है कुछ एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रहता है उनका। अभय एक तरह से मुक्त मतलब होने की बात है कि आप निश्चिंत रहिए, आप पालथी मारकर बैठे हुए दोनों हाथ इस अवस्था में, मतलब ठीक है, गोद में एक तरह से वो ध्यान मुद्रा है। एक चक्र की आकृति बनी रहती है जब वो ध्यान करते रहते हैं इस तरह से करके, मतलब सीने के पास। धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा कहते हैं उसे। अंजलि है तो ऐसे अंजलि मुद्रा कहलाता है ना। एक बार आप लोग क्या करिएगा, इसको एक बार गूगल कर लीजिएगा आप लोग। मेरा एक सुझाव है आप लोगों को कि आप बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में जागरण वगैरह के उसमें मिल जाएंगे आपको, उस पर, ठीक है ना। आकृति बनी हुई है, थोड़ा सा एक नजर आ जाए इसी बहाने, है ना, ठीक है, एक नजर आ जाएगा आपको इसी बहाने। एक बार आप गूगल करके उसको देख लीजिएगा, अलग अलग मुद्राओं को केवल। अब तक ये सारी बात हमने क्या बताई, जैसे जहां बुद्ध की मूर्ति मिली है वहां इसको हम कह देंगे। जब भी पूछा जाए फीचर तो 50 सब तो हम वैसे ही कह के निकल जाएंगे वहां, ये है, ये है, ये है। और करना होगा तो बुद्ध के साथ साथ बोधिसत्व, जैसे अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, ठीक है ना, मतलब चूंकि बुद्ध और बोधिसत्व है तो 15-20 शब्द वहां भी खर्च कर देंगे हम। जैसे धीरे धीरे क्या होता है, मैं आपको ट्रेंड कर रहा हूं। जैसे हम लोग ऑप्शनल वगैरह की क्लासेस में भी जो हम लोग गाइड करते थे बच्चों को ना, कि लगता है कि याद तो करना है हमें, मैं कभी मना नहीं करता हूं, चीजें याद रखनी है, बट सबका एक सिस्टम बना हुआ है। जितना ज्यादा सिस्टम से फिट करोगे आपको लिखने में उतनी सुविधा, कि हम ये बता देंगे इसमें ये। और कुछ बातें तो ध्यान वाली होती हैं, जैसे अब बुद्ध की मूर्तियों की खास बात, बोधिसत्व घुंघराले बाल हैं। आप में बहुतों के घुंघराले बाल होंगे, बैठे हुए हमारे घुंघराले बाल वाले आगे ही, है ना, ठीक है। कानों पे बाल है, किसी के नहीं होंगे तो मेरे तो हो ही जाएंगे थोड़े बहुत, ठीक है ना। मूछें हैं, ठीक है। मतलब एक बात मैं कह रहा हूं, कपड़ा वस्त्र के साथ वस्त्र पे सलवटें हैं, मांसपेशियों का उभार है, मुकुट है, गले में माला है, जूता चप्पल के साथ बुद्ध को, मूर्तियों में बुद्ध या बोधिसत्व को, इन सब विशेषताओं के साथ, ठीक है। तो लिख लीजिए आप जरा एक बार आगे लिखें। बुद्ध को मूर्तियों में घुंघराले बाल, कानों पर बाल, मूछें, लिखें। दोनों कंधों पर वस्त्र, एवं वस्त्रों पर सलवटें, कपड़े जो मुड़ जाते हैं, वस्त्रों पर सलवटें, कौमा मांसपेशियों का उभार, पैरों में जूते चप्पल, कौमा मुकुट, माला, और दोनों भावों के बीच उड़ना, या एक बिंदी सा, मतलब इसको तीसरा नेत्र भी कह सकते हैं, इस वाले हिस्से पे उड़ना, मतलब बिंदी सा समझ लीजिए आप। तीसरा नेत्र यहां पे एक डॉट सा पड़ा हुआ रहेगा इस वाले हिस्से पे, दोनों भावों के बीच में, है ना, इत्यादि विशेषताओं से युक्त दिखाया गया है।
इत्यादि विशेषताओं से युक्त दिखाया गया है। ठीक है, नोट करके लिखें आप। लेकिन ये विशेषताएं बहुत हद तक यूनानी रोमन और मध्य एशियाई प्रभाव से युक्त है। लेकिन जैसे दोनों कंधों पर वस्त्र, ठीक है, कॉमा, मांसपेशियों का उभार, घुंघराले बाल, कानों पर बाल इत्यादि, कानों पर बाल, जूते चप्पल इत्यादि यूनानी प्रभाव को अभिव्यक्त करता है। इसी में लिखें, बुद्ध की मूर्तियां यूनानी देवताओं से मिलती जुलती हैं। और बुद्ध को अधिक मानवीय दिखाया गया है। मानवीय दिखाया गया है, मतलब बहुत यथार्थवादी तबका, जैसे मतलब बहुत ऐसा नहीं कि एक साधु संत वाली छवि नहीं, औरा वाली, मतलब एक बलिष्ठ व्यक्ति के रूप में बुद्ध को दिखाया जा रहा है। इसी में लिखें आप एक और पॉइंट, नोट में ही लिखें आप, वस्त्रों को जिस प्रकार पहनाया गया है, गले में माला इत्यादि रोमन प्रभाव को इंगित करता है। रोमन प्रभाव को इंगित करता है। और मानव मूर्ति निर्माण की परंपरा यूनानी रोमन मध्य एशिया, यूनानी रोमन मध्य एशिया, यहां तक कि मौर्य काल में भी देखे जा सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक इसलिए थोड़ा अलग कर दिया इसको हमने कि क्वेश्चन जो पूछा गया ज्यादातर इसी को हाईलाइट किया गया मेंस में। जब हाईलाइट किया गया तो लगभग विषय भारतीय है, फीचर तो सारा, चूंकि इससे पहले उस वाले इलाके में हिंद यूनानी कला पहले से प्रचलित थी, और कुषाण जिस क्षेत्र में थे मध्य एशिया और इस वाले इलाके में, उसके जो सीमा लगती थी वो यूनानियों की सीमा लगती थी, कुषाणों से भी।
संपर्क तो रहा ही होगा। हमने बताया था मौर्यों के समय ही ईरान में मानव मूर्ति निर्माण की परंपरा स्तंभों के ऊपर, तो मानव मूर्ति निर्माण की भी परंपरा है मध्य पश्चिम एशिया में, है ना। जब सांस्कृतिक प्रभाव की बात होती है तो अब यूपीएससी ने स्पेशली पूछा है, क्योंकि विषय भारतीय हैं, बट जो मूर्ति निर्माण के पूरे तौर तरीका है वो सब यूनानी और आसपास की संस्कृति का प्रभाव। देखो तो ना, विभिन्न संस्कृतियों के मिश्रण की बात की जाती है, तो ये है इंपॉर्टेंट। आगे लिखें आप कि कुषाणों के पश्चात गंधार कला का धीरे धीरे अवसान या पतन गंधार कला का अवसान या पतन, बहुत सारे कारण माने जाते हैं इसके। एक तो राजनीतिक अस्थिरता माना जाता है, ठीक है, राजनीतिक अस्थिरता, ठीक है, जो सबसे बड़ा फैक्टर माना गया वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को ही माना गया है ना। और थोड़ा बहुत तो रहेगा लेकिन लंबे समय तक दिखाई नहीं पड़ता है फिर उसके बाद ये। तो एक ये आइडिया रखना है कि आगे बहुत ज्यादा इसका प्रभाव कुषाणों के समय तक तो रहा, उसके बाद उतना महत्व तो नहीं रखता है ये, ठीक है। इसी पैटर्न पे हम मथुरा कला को देखेंगे हम। हाँ पूछिए। हाँ अभी खैबर पख्तूनवा एक जगह है पाकिस्तान में, वहां बुद्ध की मूर्ति मिली थी कुछ साल पहले, लोगों ने उसे नष्ट कर दिया, तो उसका संरक्षण क्यों नहीं, क्वेश्चन ये है। देखो संरक्षण के लिए तो हर समाज संरक्षण क्यों करता है, ठीक है, क्योंकि अतीत की विकास यात्रा को समझने के लिए कोई सकारात्मक चीजें हैं, ठीक है, कोई भी सकारात्मक ऐसा पहलू है उससे हम कुछ सीख सकते हैं हम, और उस समाज को एक अलग पहचान दिलाता है वो। तो कई बार क्या होता है, जैसे वहां की जो व्यवस्था है ना वो एक नए तरह की पहचान को गढ़ने की कोशिश कर रहा है, अपने अतीत को पूरी तरह से मिटाकर एक इस्लामिक पहचान पे उसका ज्यादा बल, कि ऐसी कोई भी पहचान न हो जो आगे चल करके हमें कमजोर एक राष्ट्र के रूप में, जबकि आप कह लो एक तरह से अव्यवस्था वाली बात ही है, क्योंकि अपने आप में इस्लामिक पहचान कोई एक चीज होती तो आज इस्लाम में 50 से अधिक राष्ट्र नहीं होते हैं और परस्पर नहीं लड़ रहे होते हैं, ठीक है। धार्मिक पहचान जरूर है बट धार्मिक आधार नहीं हो सकता कभी भी आपका। एक धर्म के भीतर भी बहुत सारे विश्वास होते हैं, कुछ कॉमन चीजें जरूर होती हैं जहां आप एक गॉड को सर्वोच्च मानते हो, धर्म ग्रंथों को मानते हो, फिर बहुत सारी परंपराएं जाती हैं, तो वो खुद ही संघर्ष कर रहा है, ठीक है। तो वो समझो एक तरह से अराजकता अव्यवस्था की पहचान है, इस तरह की व्यवस्था जो है। बाकी यूनेस्को बनाया गया है सब धरोहर के लिए, बट ये जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं ना, वैश्विक संस्थाएं, अच्छा काम तो करती हैं लेकिन उनके नियमों की बाध्यता तो बहुत होती नहीं है ना। जैसे रूस ने कह दिया, मान लो कि हम नहीं मानते हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय को, तो कोई क्या कर लेगा, नहीं मानते हैं तो हम विकास की यात्रा में यहां तक तो पहुंचे कि संस्था बना लिए हैं, पर उन संस्थाओं, वो संस्थाएं निष्पक्ष रूप से काम करें, राष्ट्रों पे बाध्यकारी हो, अब तक हम उस अवस्था पे नहीं पहुंच पाए। तो धरोहर को लेके भी ऐसा होता है, धरोहर को दुनिया की साझी धरोहर मानी जाती है, ठीक है। ये समझने के लिए होता है ना विकास समय, जैसे हमने क्या कहा, देखो आज का एक समय जो हमने एग्जाम्पल दिया खैबर पख्तूनवा वही है, उसका नाम बदल गया, उसी को उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत कहते थे। खैबर पख्तूनवा से एक इलाका निकाल करके फाटा बना दिया गया वहां पे, जो आतंकवादियों का, तोड़ा बोरा का पहाड़ी और सब आतंकवादियों का ब्रीडिंग ग्राउंड है, ठीक है। तो वो समय देखो कैसा बलवान होता है, मतलब एक समय हम उसकी तारीफ कर रहे हैं अभी हम कि देखो ये एक रहा है स्थल, और आज चर्चा उसके स्वरूप में हो रही है उसकी। आपका सवाल भी उसी दिशा में है, वो वहां की अवस्था को बता रहा है कि आज दशा क्या है, ठीक है। देखिए आप जरा गंधार कला, मथुरा कला,
मथुरा कला, देखिए पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि पृष्ठभूमि में लिख लें हम जरा कि देखिए आपकी मौर्योत्तर काल में मथुरा उत्तर भारत में आर्थिक गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र, बड़ा केंद्र, कॉमा विभिन्न व्यापारिक मार्गों का मिलन स्थल, विभिन्न व्यापारिक मार्गों का मिलन स्थल, वहां से बहुत सारे व्यापारिक मार्ग निकलते थे, किताब में देखिएगा तो दिख जाएगा आपको। उत्तरा पथ का सबसे बड़ा केंद्र हो गया, मतलब है ना, और दक्षिणा पथ के लिए भी वहां से मार्ग निकलते थे। कॉमा मौर्य काल में मूर्ति कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र, मौर्य काल में मूर्ति कला का महत्वपूर्ण केंद्र, कॉमा मौर्य काल में मूर्ति कला का महत्वपूर्ण केंद्र, इसे में लिखें आप कि मूर्ति निर्माण से संबंधित स्थानीय स्तर पर तकनीक एवं संसाधनों की उपलब्धता, तकनीक एवं संसाधनों की उपलब्धता, कौमा कुषाणों के अधीन राजनीतिक स्थिरता, राजनीतिक स्थिरता इत्यादि कर दीजिए आप। अब जैसे कुषाणों का शासन गंधार पे भी है, मथुरा पे भी है, उनमें संपर्क भी रहेगा, ठीक है, प्रमुख तो कर ही रहे हैं बौद्ध धर्म को वो, ठीक है ना। तो जैसे जब हम बात करते हैं किस परिवेश में विकास हो रहा है, तो ये उसका कुछ बैकग्राउंड जैसा है। कभी भी जब लिखना होता है ना तो ये सब हेल्प करता है बहुत आपको। संसाधन है, कला केंद्र है, तकनीक है, पत्थर हैं, पहले से जैन मूर्तियों की परंपरा है वहां पे, यक्ष यक्षुनी की परंपरा है, पशु मूर्तियां बन रही हैं मौर्यों के समय, है ना। अब लिखो आप इसमें अगला संरक्षक लिख लो आप यहां पे भी, कुषाण शासक, कुषाण शासक एवं कुषाणों के पश्चात भी कला केंद्र के रूप में इसका महत्व बना रहा। कला केंद्र के रूप में इसका महत्व बना रहा। नेक्स्ट लिख लो आप, प्रमुख केंद्र मथुरा, मथुरा, अहिक्षेत्रा, अहिक्षेत्रा, कौशाम्बी, सारनाथ, वाराणसी इत्यादि।
ठीक है, सारनाथ, वाराणसी इत्यादि। नेक्स्ट लिखें इसमें प्रमुख केंद्र के बाद निर्माण सामग्री, निर्माण सामग्री लाल बलुआ पत्थर, ठीक है, लाल बलुआ पत्थर। विषय धार्मिक एवं धर्मेतर दोनों ही प्रकार की मूर्तियों का निर्माण, धार्मिक एवं धर्मेतर दोनों ही प्रकार की मूर्तियों का निर्माण। इसी में लिखे धार्मिक मूर्तियों में बुद्ध, बोधिसत्व, जैन तीर्थंकरों, बुद्ध, बोधिसत्व, जैन तीर्थंकरों एवं हिंदू देवी देवताओं से संबंधित मूर्तियां, ठीक है। यहां पे धार्मिक धर्मेतर यानी विषय इसका ज्यादा दायरा बड़ा है, पूरा भारतीय विषय ही इसमें। और हिंदू देवी देवताओं से संबंधित मूर्तियों के भी मथुरा आज भी एक बड़ा केंद्र है, धार्मिक केंद्र देखा जाए तो हिंदू धर्म का। अब लिखिए विशेषताएं, विशेषताएं, विशेषताओं में पहले बुद्ध की बात करेंगे हम लोग, फिर जैन तीर्थंकर के बारे में और फिर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के बारे में। लिखें आप विशेषताओं में पहला पॉइंट कि बड़ी संख्या में बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्तियों का निर्माण मूर्तियों का निर्माण, हालांकि गंधार कला के विपरीत बुद्ध की अधिकांशतः मूर्तियों में सिर पर बाल नहीं है, मूछें नहीं हैं, मांसपेशियों का उभार नहीं है, उभार नहीं है, लेकिन एक आभा मंडल है, एक आभा मंडल है, मतलब एक चमक सी बनाई गई चेहरे के पीछे। और बुद्ध को एक साधु या संत के रूप में प्रस्तुत किया गया है, बुद्ध को एक साधु या संत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। एक और पॉइंट लिख लो, यहां भी बुद्ध की मूर्तियां स्थानक, स्थानक, आसन,
एवं विभिन्न मुद्राओं से युक्त हैं। स्थानक, आसन एवं विभिन्न मुद्राओं से युक्त हैं। ठीक है, पुराने वाले जो कॉन्सेप्ट वहां दिया था हमने, तो पहली तो बुद्ध की मूर्ति की ही बात होती है। भाई वहां जो बुद्ध की मूर्ति और यहाँ की बुद्ध की मूर्ति, तो एक साधु संत के रूप में ही बुद्ध को यहाँ प्रेजेंट, आदर्शवादी जो चित्रण होता है वो किया गया है। ठीक है, आगे लिखें आप। लिखें, अधिकांशतः जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां आयग पट पर बनाई गई हैं। पत्थरों का एक बड़ा सा टुकड़ा है, उस पर तीर्थंकरों की मूर्तियों को बनाया गया है। लिखें, इन मूर्तियों में कायोत्सर्ग मुद्रा को अधिक महत्व दिया गया है। कायोत्सर्ग मुद्रा को अधिक महत्व दिया गया है। और छाती पर, सीने पर या छाती पर श्रीवत्स की आकृति, श्रीवत्स की आकृति मिलती है। श्रीवत्स की आकृति मिलती है। ठीक है, ऐसा एक त्रिभुज सा बना रहता है, बीच में कमल होता है, उसको श्रीवत्स कहा गया है ना। ठीक है, उसका एक धार्मिक महत्व रहा होगा, है ना। अधिकतर मूर्तियों में सीने पे वो त्रिवत्स, ट्रायंगल वाली आकृति जो है। कायोत्सर्ग मुद्रा हो गया एक तरह से, मतलब जैसे शवासन नहीं होता है, मतलब आप शरीर को उत्सर्ग छोड़ने वाली जो मुद्रा होती है, भूल जाना कि शरीर भी कोई चीज है, मतलब। ठीक है, तो शवासन कह सकते हैं समझने के लिए आप उसे, है ना। पत्थर का एक चौकार सा है, उसको आयक पट कहा गया है, ये वर्ड यूज किया गया उसके लिए। तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं। आगे लिखें आप। लिखिए, मथुरा से हिंदू धर्म से संबंधित शिव, पार्वती, विष्णु, लक्ष्मी, गणेश, इत्यादि देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिलती हैं। अब वैसे इन मूर्तियों की पहचान कैसे, जैसे मान जो लक्ष्मी है तो कमल के साथ है, विष्णु है तो शंख है, गरुड़ है, या जो उनके प्रतीक माने गए हैं। मतलब गणेश भगवान की मूर्ति पहचानने में तो कठिनाई नहीं होती है ना, मतलब वो पहचान में, मतलब ठीक है ना, वो सबसे लोकप्रिय मुद्रा है अपने हिंदुस्तान में। ठीक है, गणेश भगवान की जो मूर्ति आप देखेंगे आप, ठीक है ना, तो वो पहचान में आ जाती है। तो हिंदू धर्म यानी ब्राह्मण धर्म का रिवाइवल कहीं ना कहीं, मतलब एक उत्थान जो होता है ना, कि धर्म का महत्व बढ़ता जा रहा है इस दौर में, और गुप्त काल तक आते आते बहुत अधिक लोकप्रिय रूप में दिखाई पड़ेगा हमें। ठीक है, आगे लिखें आप। मौर्य काल की तरह यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्तियां भी मौर्य काल की तरह यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्तियां भी, इसमें अलंकरण एवं सौंदर्य का विशेष ध्यान रखा गया है।
अलंकरण एवं सौंदर्य का विशेष ध्यान रखा गया है, जैसे पहले बताया था हमने, है ना। एक और पॉइंट लिख लो इसमें, मथुरा से ही कनिष्क की सिर विहीन, ये गायब है ना, ऊपर वाला हिस्सा, सिर विहीन मूर्ति, उसमें लिखा हुआ है कनिष्क का नाम, जिसमें लंबे कोट ओवरकोट एवं जूते के साथ मतलब जूता पैर में ही होगा, है ना। जूते के साथ कनिष्क को चित्रित किया गया है। ठीक है, तो ये प्रमुख बातें हो गई मथुरा कला से संबंधित, अलग अलग धर्म से जुड़े हुए। हमने बता ही दिया मथुरा कला आगे भी चलती रहेगी, गुप्त काल में भी, इसके बाद में। ठीक है, अभी लेते हैं हम लोग ब्रेक, छोटा सा। ब्रेक के बाद अमरावती कला और फिर आगे बात। तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे गंधार कला और मथुरा कला। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि बुद्ध की मूर्तियों को गंधार मथुरा कला में अधिक महत्व दिया गया। मथुरा कला में महावीर और तीर्थंकरों की मूर्तियों को भी महत्व दिया गया है। गंधार कला में बुद्ध बोधिसत्व की मूर्तियों को महत्व दिया गया है। ठीक है, तो ये तो पहले क्लैरिटी है ना, महावीर की मूर्तियों को नहीं, ऐसा नहीं है, मथुरा कला में महत्व दिया गया है। ठीक है, क्या हम मान सकते हैं कि अधिकतर शासकों का बौद्ध धर्म के प्रति अधिक झुकाव अशोक के काल से आरंभ हो गया था? बिल्कुल ऐसा नहीं है। अभी हम पढ़ रहे हैं अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं। शुंग शासक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी हैं, सतवाहन शासक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी हैं, मतलब सब जगह एक मिक्स दिखेगा आपको, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं। कनिष्क के समय महायान बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, साम्राज्य ज्यादा था, तो उसके संरक्षण में वो कला वहां ज्यादा विकसित हो गई, मतलब। ठीक है, मथुरा में तो बौद्ध, महावीर, बुद्ध की मूर्तियां अधिक बनी हैं मथुरा में उस समय, उसका कारण कनिष्क है। प्लस मथुरा कला जो है, मथुरा कला तो अभी इस काल में भी, इसके बाद वाले काल में भी, बाद वाले काल में हिंदू धर्म की मूर्तियां अधिक बनने लग जाएंगी वहां, है ना। बट बौद्ध और जैन धर्म की मूर्तियां भी बनेंगी। ठीक है, तो एक मिक्स आ रहा है, मतलब ये नहीं है कि आप कह सकते उसे। पूरे स्टाइल में एकदम है। हाँ, पूरा स्टाइल जो था देखने वाला इनका है। पेन को ऐसे इसमें इन्होंने मतलब कॉपी के अंदर एकदम ऐसे निकाला इन्होंने, अब लिखना शुरू करना। अब हम क्या बोल रहे हैं उससे मतलब नहीं, बस सर ने बात खत्म कर दी, इसका मतलब अब आक्रमण। मतलब कभी कभी पढ़ते पढ़ते नहीं था, पहले से मान के चलते हैं, अच्छा सर अब यहाँ रुकेंगे और अब बोलेंगे लिखो लिखो। अमरावती, अमरावती, सौरभ भाई ये इसी बंद कर दीजिएगा जरा, है ना। अमरावती कला, है ना, तो उसी मॉडल पे चलेंगे यहां भी हम लोग। ठीक है, अमरावती कला देखिए आप कि पृष्ठभूमि लिख लीजिए पहले आप। देखिए मौर्यों के काल में
गंगा घाटी की भौतिक संस्कृति का प्रसार गोदावरी एवं कृष्णा नदी घाटियों में भी हुआ। गोदावरी एवं कृष्णा नदी घाटियों में भी हुआ। ठीक है, गोदावरी एवं कृष्णा नदी घाटियों में भी हुआ। लिखें, अमरावती का विकास एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में हुआ तथा दक्षिण की ओर जाने वाले व्यापारिक मार्ग पर यह स्थित था। आगे लिखें आप, सातवाहन शासकों के संरक्षण में राजनीतिक आर्थिक केंद्र के रूप में इसका महत्व बढ़ा। आप देखोगे तो अमरावती, नागार्जुन कुंड वगैरह नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण, महापाषाण, हर काल में आपको यहाँ पे आबादी के और संस्कृति के एविडेंसेस मिलेंगे आपको। ठीक है, ये एक तरह से निचला हिस्सा है, आप देखोगे नदी घाटी का, ये जब मैप पे देखोगे आप तो कृष्णा नदी के नीचे वाले हिस्से में आपको दिखेगा ये। ठीक है, तो ये केंद्र तो रहा ही है, मतलब एक लगातार मौर्यों के समय, सातवाहन समय, क्योंकि एक होता है ना, जैसे कोई चीज का एक ट्रेंड चलता है, मतलब एक लहर चलती है। अब धीरे धीरे मौर्य काल में ही व्यापारी समुदाय का प्रसार हर व्यापारिक केंद्रों में था, और अक्सर जो व्यापारिक समाज के लोग थे उसमें जैन बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे। हिंदू धर्म तो वैसे भी देखो, जो जैन बौद्ध धर्म मान रहा है, उस दौर में भी बहुत सारी उनकी विशेषताएं हिंदू धर्म से प्रभावित रही हैं, जीवनचर्या वगैरह भी। इसमें आपके देखो केवल पूजा पाठ नहीं है ना, बल्कि छोटे छोटे नियमों को भी उसमें समाहित किया गया है। ठीक है, केवल पूजा पाठ की पद्धति भर तो है नहीं, वो नियमों कर्तव्यों की भी एक लंबी सूची मिल जाती है उसमें। ठीक है, तो अमरावती, नागार्जुन कुंड वगैरह जब पूर्वी तट होते हुए, यदि हम ऐसे कहें इसको हम, कि मान लो ये कृष्णा नदी का इलाका है, यहां अमरावती है, यहां नागार्जुन कुंड है, तो इधर से तरफ जब भी संपर्क स्थापित किया जाएगा ना, इधर की तरफ, है ना, पूर्वी तट होते हुए जब उत्तर से आप दक्षिण की तरफ जाएंगे आप, तो अमरावती, नागार्जुन कुंड इत्यादि प्रमुख शहर जो है वहां पे, उस दृष्टिकोण से इसका बड़ा महत्व रहा है, और मौर्यों के समय से ही। ठीक है, अब लिखें यहां पे जरा, प्रमुख क्षेत्र लिख लें आप इसके। अमरावती, नागार्जुन कुंड, अमरावती, नागार्जुन कुंड। ठीक है, संरक्षक लिख लें, सातवाहन एवं इक्ष्वाकु। सातवाहन एवं इक्ष्वाकु इक्ष्वाकु वंश। निर्माण सामग्री लिखें आप,
देखिए, अधिकांशतः संगमरमर का प्रयोग देखो ऐसा कभी नहीं होता ना कि केवल जैसे मिट्टी की मूर्तियां बन जाएंगी, कुछ और पत्थर मिल गए, मतलब पत्थरों की मूर्तियां ही मेन बनी है, इसमें धातु वाली मूर्तियों की बात नहीं हो रही है, है ना। धातु की मूर्तियों के प्रमाण होते तो जरूर रेफरेंस देते हैं, बट दूसरे पत्थर भी हो सकते हैं, मिट्टी की मूर्तियां भी हो सकती हैं, इसलिए अधिकांशतः मुख्यतः ऐसे वर्ड हम, मतलब ऐसा नहीं होता कि हम एक ही चीज एकदम यूज हो रहा है, कुछ ना कुछ तो यूज हो ही जाता है कहीं ना कहीं, इसलिए ऐसे सवाल होते नहीं है, मतलब बट समझने के लिए है। जिसका सर्वाधिक उपयोग किया गया उसका नाम ले लिया जाता है कि भाई हाँ, तो संगमरमर की चीजें आपको अधिक मिलेंगी। विषय लिख लो आप, बुद्ध बोधिसत्व एवं आम जनजीवन से संबंधित आम जनजीवन से संबंधित ठीक है, विशेषताएं लिखो आप। देखो, बुद्ध की मूर्तियों पर हीनयानी एवं महायानी दोनों प्रभाव बुद्ध की मूर्तियों पर हीनयानी एवं महायानी दोनों प्रभाव ठीक है दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट, बुद्ध की अधिकांशतः मूर्तियों को एक कहानी या श्रृंखलाबद्ध रूप में उकेरा गया है। एक कहानी मतलब एक स्टोरी टेलिंग रूप में, है ना, या श्रृंखलाबद्ध रूप में उत्कीर्ण किया गया है, उकेरा गया है। ब्रैकेट में लिख लो, जातक ग्रंथों का अधिक प्रभाव। ठीक है, एक तो जैसे एक कहानी चल रही है बुद्ध के जीवन की, तो पहली घटना दूसरी घटना एक सीरीज जैसी बनेगी, ये आपको नहीं दिखेगा वहां पे, जो खास एक बात है अमरावती की। अगला पॉइंट लिखें आप अमरावती के बारे में ही, आम जनजीवन से संबंधित बड़ी संख्या में मूर्तियों का निर्माण आम जनजीवन से संबंधित, जैसे दर्पण देखती हुई नारी की मूर्ति, कौमा, कुएं से पानी खींचती हुई नारी की मूर्ति, कुएं से पानी खींचती हुई नारी की मूर्ति, कौमा, काम जीवन से संबंधित या काम विषयों से संबंधित कुछ मूर्तियों का निर्माण, इसलिए इसको लोक कला के अंतर्गत भी रखा गया है ना, मतलब अमरावती मूर्ति कला जो है इसको ना आप लोक कला की श्रेणी में भी रखा जाता है, क्योंकि वो सब खास लोगों की डिमांड पे बन रही थी, मथुरा की और गंधार की मूर्तियां। ये आम जनजीवन की चीजें बहुत ज्यादा हैं इसमें, तो एक इस तरह के कैटेगराइज किया जाता है ना। मैंने बताया था आपको पिछले क्लास में कि सातवाहनों के बाद आंध्र वाले क्षेत्र में इक्ष्वाकुओं का शासन रहा। इक्ष्वाकुओं के समय भी मूर्ति निर्माण की परंपरा रही।
और आगे चल करके दक्षिणी आंध्र में और तमिलनाडु में पल्लवों का शासन आएगा उभर कर, थोड़ा अंधकार का टाइम रहेगा। ठीक है, इस समय तो चोलों का शासन है, बट मूर्तियों के साक्ष्य नहीं मिलते वहां। और उसके बाद जब पल्लवों का शासन आएगा तो फिर मूर्तियों का साक्ष्य मिलने शुरू हो जाएंगे। साक्ष्य रहा होगा, परंपराएं लुप्त नहीं होती हैं, उस रूप में प्रमाण नहीं मिलते हैं हमें। ऐसा भी नहीं था कि एकदम गायब हो गई होंगी एक परंपरा आई है तो। ये तीनों हो गए मूर्ति कला। क्या क्या हो गया? गंधार, मथुरा और अमरावती, मौर्योत्तरकालीन मूर्ति कला। अब सवालों का एक वर्गीकरण मैं कर देता हूं समझने के लिए, आपको लिख लें आप, थोड़ा बहुत लिख लीजिए आप जरा। कुछ कुछ चीजें भी और हैं, थोड़ा साहित्य के बारे में भी दो चार बातें लिखाऊंगा मैं आपको। एक लिख लें आप, दूसरी सदी ईसा पूर्व से दूसरी सदी ईसा पूर्व से तीसरी सदी तक भारत में कला या स्थापत्य कला या मूर्ति कला को संक्षेप में बताएं। ठीक है, नेक्स्ट लिखें आप। दूसरी सदी ईसा पूर्व दूसरी सदी ईसा पूर्व से तीसरी सदी ईस्वी तक के मध्य गंधार एवं मथुरा मूर्तिकला का तुलनात्मक वर्णन करें। तुलनात्मक वर्णन करें। एक और लिख लें आप, गंधार मूर्तिकला की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करते हुए यूनानी रोमन प्रभाव को भी संक्षेप में बताएं। यूनानी रोमन प्रभाव को भी संक्षेप में बताएं। उल्लेख करते हुए इस कला पर, यानी गंधार कला पर यूनानी रोमन प्रभाव को भी संक्षेप में बताएं। ठीक है, एक और सवाल लिखें आप। बुद्ध काल से लेकर तीसरी सदी ईस्वी तक स्तूप स्थापत्य के विकास को संक्षेप में बताएं। स्तूप स्थापत्य के विकास को संक्षेप में बताएं। ठीक है, बुद्ध काल से लेकर, यानी 5वीं सदी, जब बुद्ध की मृत्यु हुई तब से स्तूप स्थापत्य हो गया। जो शुरुआती बातें हैं, फिर मौर्य काल में क्या हुआ, मौर्योत्तर काल में क्या हुआ, है ना, इस तरह से भी चीजें पूछी जा सकती हैं। एक और लिखें आप, दूसरी सदी ईसा पूर्व से तीसरी सदी मध्य तक
भारतीय कला पर बौद्ध धर्म का अधिक प्रभाव दिखा। भारतीय कला पर बौद्ध धर्म का अधिक प्रभाव दिखा। टिप्पणी करें। ठीक है, समझने के लिए कि इस डायरेक्शंस में भी क्वेश्चन आपके जा सकते हैं ना। एक और लिखें क्वेश्चन आप, लिखे सातवाहन शासकों या कुषाण शासकों के सांस्कृतिक योगदान को संक्षेप में बताएं। कभी ऐसी संभावना भी बन सकती है इनके ऊपर, है ना। ठीक है, और बहुत ज्यादा तो नहीं हम कह सकते हैं वैसा, लेकिन जो मध्य एशियाई आक्रमणकारी रहे हैं, ठीक है, इस अवधि में दूसरी सदी ईसा पूर्व से तीसरी सदी के बीच में, उन्होंने भारतीय संस्कृति को किस प्रकार प्रभावित, भारतीय समाज एवं संस्कृति को, ऐसा प्रश्न भी बनने की बहुत संभावना है कभी फ्यूचर में। सारी बातों के लिए अपने क्लास नोट्स पे कमांड, और थोड़ी बहुत कुछ बात थोड़ी आगे पीछे समझनी हो तो अपनी किताब को पढ़िएगा या वीडियो लेक्चर को देखिएगा। एक सवाल आ चुका है, देखिए इस वाले खंड से ना 3-4 सवाल मेंस में आए हैं। एक आया है संगम साहित्य के ऊपर सवाल, संगम साहित्य के ऊपर नहीं था, संगम साहित्य के आधार पर संगमकालीन समाज एवं अर्थव्यवस्था। थोड़ा साहित्य के बारे में कुछ परिचय देता हूं, नोट करके लिखें आप जरा। देखिए आपकी इस काल में संस्कृत, प्राकृत एवं तमिल भाषा में साहित्यिक रचनाएं, ठीक है, जैसे कनिष्क के समकालीन विद्वानों की रचनाएं संस्कृत भाषा में, कनिष्क के समकालीन विद्वानों की रचनाएं संस्कृत भाषा में। जैसे अशोघोष के 2 किताबों का नाम दिया था मैंने आपको, है ना, बुद्धचरित, सौंदरानंद। नागार्जुन है, उनकी मध्यम कारिका करके किताब है, वो भी संस्कृत में ही है, क्योंकि महायान वाले संस्कृत में ही होंगे। आपको याद है ना, महायान संस्कृत, चरक है तो वो भी संस्कृत में ही है, चरक संहिता। ठीक है, तो ऐसे करके संस्कृत रचनाएं भी हैं इस दौर में। एक और लिखो आप, वात्सायन के कामसूत्र को भी तीसरी सदी की रचना मानी जाती है। ठीक है, इसको भी 3rd सेंचुरी एडी की रचना मानी जाती है। और भरत मुनि का एक नाट्य शास्त्र है, वो भी माना जाता है कि इसी काल में कहीं ना कहीं। आपको याद है मनुस्मृति की रचना हुई है, महाभाष्य से जो भी हमने उल्लेख किया है ना, आप देखिएगा उसको, इसी दौर में महाभाष्य की रचना संस्कृत व्याकरण पे, मनुस्मृति की रचना हुई है ना, संस्कृत की रचना है। तो इस दौर में भी संस्कृत में पुस्तकों की रचना हुई है। ठीक है, अगला लिखें आप, प्राकृत में एक प्रमुख रचना है गाथा सप्तशती।
जो सातवाहन शासक हाल की रचना मानी जाती है। शासक का नाम ही है हाल, हाल चाल। सातवाहन शासक हाल की रचना मानी जाती है। तो कुछ संस्कृत के उदाहरण हो गए, कुछ प्राकृत के उदाहरण हो गए। अब लिखो इसमें तमिल साहित्य या संगम साहित्य। इसके बारे में 4-5 बातें हम थोड़ा नोट करेंगे। हम तमिल साहित्य या संगम साहित्य इस काल में, पहला पॉइंट लिखें आप, पांड्य शासकों के संरक्षण में तमिल कवियों के 3 संगम का आयोजन, तमिल कवियों के 3 संगम का आयोजन और इन संगम में रचित या लिखित रचनाओं तथा इस काल से संबंधित कुछ अन्य रचनाओं को भी संगम साहित्य कहते हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़े से इंफॉर्मेशन लिख लीजिएगा। जैसे प्रथम संगम लिख लें आप, काल वगैरह बहुत क्लियर नहीं है। मदुरा, प्रथम संगम मदुरा में आयोजित हुआ था। तमिलनाडु में पड़ेगा नीचे मदुरा। ठीक है, दक्षिण भारतीय पिक्चर वगैरह कभी देखते होंगे आप, तो दक्षिण भारतीय पिक्चर में या तो मदुरा का कोई डॉन होता है या हैदराबाद का होता है, या फिर मुंबई से या फिर पटना से। पटना से भी डॉन बुलाए जाते हैं वहां। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश राजस्थान से कोई डॉन नहीं बुलाए जाते हैं, है ना। हरियाणा पंजाब से भी नहीं। या तो हैदराबाद होगा उसमें या मदुरई होगा। सारे डॉन वो लुंगी धोती पहने रहते हैं उसमें एकदम। ठीक है, लुंगी उठाऊं का मतलब है कि अब लड़ाई शुरू। ठीक है ना। जैसे उन्होंने इसे बांधा कि भैया हाँ अब लड़ाई शुरू। तो प्राचीन काल से एक सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक केंद्र के रूप में मदुरा का एक महत्व प्राचीन काल से है। ठीक है, आज भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है मदुरा का, है ना। प्रथम संगम मदुरा, जो अध्यक्षता की थी अगस्त ऋषि ने की थी। लिख लें आप, इस काल का कोई भी साहित्य उपलब्ध नहीं है। इस काल का कोई भी साहित्य उपलब्ध नहीं है। लेकिन द्वितीय संगम, द्वितीय संगम कपाटपुरम या अलवै, ये भी दक्षिण तमिलनाडु में ही पड़ेगा। कपाटपुरम या अलवै अलवै, इसके अध्यक्ष हैं नक्कीरर। नक्कीरर अध्यक्ष हैं नक्कीरर।
दूसरे संगम के भी जो अध्यक्ष हैं वो लिखिएगा आप, अगस्ती हैं, ये नाम काट दीजिएगा, है ना। दूसरे संगम के भी अध्यक्ष अगस्ती हैं। और लिखेंगे आप, इस संगम का एक ग्रंथ उपलब्ध है, इस संगम का एक ग्रंथ उपलब्ध है, तोलकप्पियम। तोलकप्पियम, ठीक है। और लेखक के नाम में म की जगह र कर लीजिएगा आप, तोलकप्पियर, ठीक है। लेखक भी वही हैं, तोलकप्पियम, और लेखक कर लीजिएगा तोलकप्पियर, ठीक है। और एक दो बातें लिख लीजिएगा इसके बारे में। एक तो तमिल व्याकरण पर प्राचीनतम पुस्तक है, यह तमिल व्याकरण पर प्राचीनतम पुस्तक है। और इसमें 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। आठ प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। जैसे उत्तर भारत में ना 8 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग टाइप के विवाह जो समाज में दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्राचीनतम ग्रंथ में भी यानी बताता है कि जो उत्तर भारत की संस्कृति थी वहां तक भी उसका प्रभाव, इन रचनाओं में भी जो ब्राह्मण विद्वान रहे होंगे उनकी भूमिका रही होगी, तभी उस संस्कृति की झलक हमें दिखाई पड़ती है ना। लेकिन तृतीय संगम, तृतीय संगम को भी कर लीजिए आप फिर से एक बार, मदुरा में ही हुआ था तीसरा संगम भी। और इसके अध्यक्ष थे नक्कीरर, नक्कीरर, ठीक है। लिखें, इस संगम के अधिकांशतः साहित्य उपलब्ध हैं। अधिकांशतः साहित्य उपलब्ध हैं। बड़ी संख्या में रचनाएं हैं, मतलब 28-30 रचनाएं हैं, तो जो प्रैक्टिकल नहीं होता याद रखना उसे, ठीक है ना। मतलब अहनानूरू, पुनरानूरू, ऐसे करके, मतलब पढ़ने वाले को तो पढ़ना पड़ता है कभी कभी कहीं कहीं पे, बट आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा उस तरह से। एक नाम इसमें बहुत फेमस है, वो मैं बताता हूं आपको। थोड़ा सा और लिख लीजिए इसके बारे में एक लाइन और, कि इन साहित्य को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। उपदेशात्मक, उपदेशात्मक, उपदेश एवं आख्यानात्मक। आख्यानात्मक का मतलब हो गया एक तरह से वीरता प्रधान बातें, है ना, ठीक है, आख्यानात्मक। और एक उदाहरण लिख लीजिए आप, उपदेशात्मक ग्रंथ के एक एग्जाम्पल लिखें आप। नाम लिखेंगे आप, कुरल या तिरुकुरल। कुरल या तिरुकुरल, इसके लेखक हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, तिरुवल्लुवर।
तिरुवल्लुवर, एक तरह से नैतिक शिक्षा पे ग्रंथ है, बहुत ही इसका महत्व है। मतलब तब भी था, केवल साउथ में नहीं बल्कि नॉर्थ में भी बड़ा महत्व रहा है इस किताब का, है ना। और इसी में लिख लें आप अगला पॉइंट कि संगम काल से संबंधित महाकाव्य शिल्पाधिकारम मणिमैखले इत्यादि और भी नाम है। शिल्पाधिकारम मणिमैखले इत्यादि। एक संगम साहित्य पे, संगम काल पे एक चैप्टर है आर एस शर्मा में, उसके आखिरी पेज में आपको इसका जिक्र मिलेगा आपको, ठीक है। शिल्पाधिकरण में कोवलन, कन्नगी, माधवी। कोवलन एक व्यापारी है, कन्नगी पत्नी है, माधवी से वो प्रेम करता है, इसकी पूरी कहानी है। फिर मणिमैखले नामक एक पुत्री जन्म लेती है ना, उसका भी उल्लेख इसमें मिलता है। तो जस्ट ऐसे हमने बता दिया कि वहां एक बार ऐसे पढ़ लीजिएगा, आखिरी के 2 पैराग्राफ में इसके बारे में बताया गया है, शिल्पाधिकरण के बारे में और मणिमैखले के बारे में। जब मैं कोई सुझाव देता हूं तो कॉपी में लिखते हैं ना आप लोग कि ये पढ़ लेना है वहां, है ना। ऑल राइट। क्योंकि ऐसा लगे ठीक है बस सर ने कह दिया और हमने छोड़ दिया। जब मैं कह रहा हूं तो उसको कुछ मतलब है पढ़ने का, क्योंकि 2-4-5 बातें, कहानियां हैं, ठीक है। आपको पढ़ लें, अच्छा लगेगा तो 1-2 पॉइंट नोट भी कर लीजिएगा उससे आप, ठीक है। नहीं भी लगे तो नोट कर लीजिएगा, अच्छा, है ना। ये हो गया तमिल साहित्य। जैसा हमने बताया थोड़ी देर पहले भी आपको कि एक क्वेश्चन ही पूछा था मेंस में संगम साहित्य के आधार पर, यानी संगम साहित्य आपको नहीं बताना था, संगम साहित्य का एक परिचय देना था, उसके बाद बताना था संगम कालीन समाज और अर्थव्यवस्था। जब किसी काल का समाज आपको लिखना हो तो क्या करेंगे आप? वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, छुआछूत, ये सब, महिलाओं की दशा, आवासीय संरचना, खान पान, शिक्षा, अंतिम संस्कार, धर्म। पहले तो ढांचा बना लेंगे हम। संगम काल में भी वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। जैसे ब्राह्मणों के बारे में अलग से हमने बताया आपको कि ब्राह्मण जो है मदिरा का भी सेवन, लिखा हुआ किताब में हमने ले लिया कि भाई नॉर्मली नहीं करने की परंपरा रही है, ठीक है, बट करते थे, स्थानीय प्रभाव रहा होगा, मतलब ठीक है। मतलब विशेष अवसर पे तो किया जाता है, जैसे कुछ यज्ञ वगैरह के अवसर पे, मतलब सोमपान जो है, ठीक है, सुरापान नहीं, सोमपान जो है करने की परंपरा रही है। धार्मिक पेय के तौर पर उसे माना जाता रहा है ना, कि मतलब। और जैसे हमने बताया आपको महिलाओं की दशा के बारे में, तो 2 एग्जाम्पल दिया। उन महिलाओं का समाज में सम्मान जिनके पुत्र युद्ध में मारे जाते थे, और विधवाओं की दयनीय दशा का भी एग्जाम्पल मिलता है, उनके सिर जो है मुंडित कर दिए जाते थे। और भी नृत्य है, गायन है, सब में महिलाओं का उल्लेख, गणिका के रूप में, सबके रूप में भी उल्लेख मिलता है। इतनी बातें ध्यान न तो रखनी भी नहीं है आपको, कोई 1-2 महत्वपूर्ण बातें। साहित्य ये तो विपुल साहित्य है ना, विशाल साहित्य है ये, इसमें हजारों बातें हैं, इंफॉर्मेशन है ना, ठीक है। तो जैसे हो गया आवासीय संरचना, भौतिक दशा ठीक है, उन्नत है, पक्की ईंटों के मकान वगैरह की जानकारी हमें मिल रहे हैं, है ना। खान पान में ऑब्वियस शाकाहारी मांसाहारी है, अतिथियों को सम्मान देने की परंपरा है ना। तो पता चला ये संगम कालीन समाज, सोसाइटी में से हमने संगम काल वाले 4-6 बिंदु निकाल लिए, और इकोनॉमी में से संगम काल वाले हमने 4-6 बिंदु। साहित्य का परिचय, ये सोसाइटी, ये इकोनॉमी, और ये आंसर तैयार। तो अब चूंकि पूछा जा चुका है तो ऑब्वियस रिपीट नहीं होगा, लेकिन हमने उसी क्वेश्चन को एक मानक बनाया था कि उसका मतलब है कि यूपीएससी कुछ भी पूछ सकती है साहित्य को आधार बना करके। साहित्य तो सिलेबस में लिखा ही हुआ है,
साहित्य पे सवाल न पूछ करके साहित्य के आधार पर तो कुछ भी पूछ लेगी। इसलिए हम लोग एक होलिस्टिक राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, संस्कृति खाका ही, भाई तुम्हें जो पूछना है तुम पूछना, हम सब पे तैयार हैं। जो जिस काल की महत्वपूर्ण बातें हैं थोड़ा उस पर हम ध्यान, या कला संबंधी बातें उस पर इंफॉर्मेशन ध्यान भी थोड़ा अधिक रख ही रहे हैं हम लोग। कला भी सिलेबस में अलग से मेंशन है, उसको महत्व दिया भी जाता है एग्जाम में। जैसे आप देखो ना, स्तूप है, चैत्य है, विहार है, गंधार, मथुरा, अमरावती, इनके बारे में सामान्यतः इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग भी हमने ज्यादा ही रखी है तुलनात्मक रूप से सोसाइटी, इकोनॉमी, राजनीति की तुलना में। ठीक है, साहित्य के बारे में भी हमने मोटे मोटे इंफॉर्मेशन रख लिया है, तो इस दौर के साहित्य हमें ये मिलते हैं ना। तो थोड़ा बिखरा हुआ काल था, लेकिन इसको भी हम लोगों ने बांध लिया है। थोड़ा बिखराव दिखता है इसमें कि भाई ये भी है, ये भी है, कैसे पढ़ें इसको, है ना। तो पाषाण काल, हड़प्पा, ताम्रपाषाण, वैदिक संस्कृति, बुद्ध काल, मौर्य काल और मौर्योत्तर काल हो गए 7। 8वें नंबर पे आइए, लिखिए आप गुप्त काल। ठीक है, गुप्त काल। दो 275 ईस्वी, 75 कर लीजिएगा ना, से 550 ईस्वी, 275 से 550। इसमें भी सेम कहानी, राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति। संस्कृति में आपको स्थापत्य, संस्कृति का एक अच्छा खासा दायरा है इसमें, है ना। स्थापत्य है, ठीक है, मूर्तिकला, चित्रकला, साहित्य, धर्म। हमने कहा था आपको कि हिंदू धर्म की बात तो हम करेंगे लगातार हम, बट वैदिक काल के बाद रुक करके हम गुप्त काल में ही बात करेंगे। एक बार शुरू में बताया था मैंने आपको, स्थापत्य, मूर्तिकला, चित्रकला, साहित्य, धर्म। चित्रकला में यहाँ अजंता और हम बाघ की गुफाओं की बात करेंगे। स्थापत्य कला में मंदिर स्थापत्य पे अलग से बात करेंगे हम, है ना। ठीक है, तो ये काल इसके लिए जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। बाकी भी सामान्य जानकारी हम, ठीक है, लेते चले जाएंगे। ठीक है, लिखिए आप पहला पॉइंट, लिखिए आप कि गुप्त शासक राजनीतिक इतिहास की बात कर रहे हैं आपसे, है ना। गुप्त शासक संभवतः कुषाणों के अधिकारी थे, और इनका संबंध वैश्य वर्ण से था। वैश्य वर्ण से था। लिखिए आप, जो संस्थापक हैं इस वंश के, श्रीगुप्त, ठीक है। कोई कालखंड वगैरह का उल्लेख उतना मिलता नहीं है ना। अगला लिखें आप, चंद्रगुप्त प्रथम। (319 ईस्वी से 335 ईस्वी),
लिखें आप, दो तीन बातें। इन्हें गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक का सेंस ये होता है, माना जाता है, लिख लीजिए आप, कि जो पुराने वाले शासक हैं ना, उससे पूरी तरह से आप स्वतंत्र हो गए। इनके पहले जैसे श्रीगुप्त हैं, घटोत्कच गुप्त भी एक हैं, ठीक है, ये लोग भी स्वायत्त व्यवहार कर रहे हैं, बट पूरी तरह से भी अधीनता से बाहर नहीं निकले। तो माना जाता है शुरुआत तो यहां से हो गई है स्वायत्तता की, और इसने पूरी तरह से मतलब अलग होकर के एक स्वतंत्र राज्य अपना जो है, इसलिए वास्तविक संस्थापक। एक और पॉइंट लिखें, 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत, ठीक है, गुप्त संवत यानी इसके राज्यारोहण से माना जाता है। एक और पॉइंट लिख लें आप, लेकिन नेपाल के लिच्छवी राजकुमारी से विवाह का उल्लेख लिच्छवी राजकुमारी से विवाह का उल्लेख, ठीक है, नेपाल में भी कोई लिच्छवी राजवंश रहा है, वहां वैवाहिक संबंधों का उल्लेख मिलता है इसका, है ना। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो अगला शासक है उसे भारत का नेपोलियन भी कहा गया है, शक्तिशाली शासक माना गया है, समुद्रगुप्त। तीन 335 से 380 ईस्वी। हरिसेन इसका दरबारी कवि है, ठीक है। हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति से इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखना आपको, इसके राजनीतिक उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है जैसे उत्तर भारत में आर्याव्रत के युद्ध का उल्लेख कौमा दक्षिण भारत में कांची के पल्लव शासक भी इसकी अधीनता स्वीकार करते थे। का उल्लेख तमिलनाडु तक इसके साम्राज्य विस्तार का उल्लेख वगैरह मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं, आर्यावर्त का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, समतट को लेके पॉलिसी, ऐसे करके बहुत सारे टेक्निकल टर्म वगैरह भी यूज किए जाते हैं। वो भी छोड़ देना आपको, उसमें नहीं जाना है आपको, क्योंकि उसका भी कोई लिमिट है नहीं। युद्धों का जिक्र है, दक्षिण भारत तक साम्राज्य विस्तार का इसका उल्लेख मिलता है ना। अगला पॉइंट लिखें, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के पराजय का उल्लेख नहीं मिलता है। किसी युद्ध में पराजय का उल्लेख नहीं।
लिखें, इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। और यहां लिख लें आप नोट करके एक पॉइंट इसके बारे में कि लिखें, इसी काल में उत्तर भारत के अधिकांशतः भूभाग पर गुप्तों का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हुआ। ठीक है, तो एक समुद्रगुप्त का केवल आइडिया कि हाँ कभी आप कुछ जैसे कोई चीज हाथ कभी लग गई आपको, ऐसा जो समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में हो, तो समतट राज्यों के विरुद्ध, पड़ोसी राज्यों के विरुद्ध, अट्टाविक राज्यों के विरुद्ध, ऐसे करके प्रयाग प्रशस्ति के आधार पर एक लंबा विवरण मिलता है। लड़ने के लिए जाना जाता है, युद्ध के लिए जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। और हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति है। ठीक है, समुद्रगुप्त के बाद नाम लिख लीजिए आप, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय लिखें आप 380 ईस्वी से 412 ईस्वी। ठीक है, इन पे चर्चा होगी कल, या आगे बात हम इसी स्ट्रक्चर में करते चले जाएंगे। कल ये ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, गुप्त काल जो है पूरा का पूरा, है ना। कोई सवाल है क्या किसी के मन में कुछ भी अभी? आज और कल जो क्लास हमने कराई मौर्योत्तर काल, मतलब मौर्य काल, मौर्योत्तर काल पूरा रिवीजन कर लीजिएगा, पकड़ बना के चलिएगा, क्योंकि क्लास जब जैसे एंड करेंगे ना हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री वाले में, तो कई टॉपिक को कनेक्ट करना होता है, लास्ट में समझाते हैं। तो जितना ज्यादा कॉपी पे पकड़ होगी आपको समझ उतनी बेहतर आएगी। ऐसा सवाल मेंस में पूछेगा तो कैसे फ्रेम बनाओगे आप, है ना। ठीक है, और जो क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे गए, कल भी आपने जो कोई क्वेश्चन दिखा रहे थे मुझे, मैं डिस्कस करा दूंगा आपको, शायद हो सकता है कल ही दिखा लीजिएगा मुझे एक बार। यहां तक जो पूछेंगे, वैसे तो ज्यादातर मैं एंड करता हूं तब डिस्कस करा देता हूं। मतलब नॉर्मली क्या होता है, जब एंड करता हूं तो 5-7 सवाल हैं, 8 सवाल हैं, पालों के ऊपर एक सवाल है, स्तूप के ऊपर एक सवाल है, वो सब डिस्कस करा देता हूं मैं एक बार। ठीक है, किसी के पास नोट किया होगा तो मुझे आप दे दीजिएगा, जब क्लास एंड होगा तो मैं एक बार पढ़ दूंगा कि हाँ देखो ये सवाल है, इसमें क्या ध्यान रखना था, है ना। समझने की स्थिति में आप भी रहेंगे, बट कोई आप में से नोट करके हो या किसी के पास हो तो आप मुझे प्रोवाइड कर दीजिएगा एंड होते होते। हाँ, नहीं अभी चूंकि कल्चर अभी आया ही है ना, 8-9 साल हुए इसको भी आए हुए, तो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अभी, है ना। हाँ बोलिए। किसने? कोई बात नहीं है, इंडो ग्रीक ही रहने दीजिएगा अभी आप। ठीक है ना, ठीक है, थैंक यू।